बिहार चुनाव में भैया हो गया है गजब, क्योंकि 8% ज्यादा वोट पड़ा है। इस बार मतदाता ने धुआंधार वोट डाला और इस धुआंधार वोट में कहा यह जा रहा है कि पुरुष ने ज्यादा वोट डाल दिया है। संख्या के मुताबिक, परसेंट के मुताबिक नहीं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन आज गर्मा गर्मी में इसी बात की चर्चा, जो चहुओर चर्चा हो रही है कि आखिर ये जो बढ़ा हुआ मतदान है वो किसका मामला फिट कर रहा है और किसके रातों की नींद उड़ा रहा है। बिहार के पहले चरण में क्या हुआ है, इस पर बातचीत करेंगे न्यूज रूम के साथियों के साथ। सबसे पहला कमेंट नीरज जी से। नीरज जी, क्या लग रहा है? ये बहुत बात की जा रही है, एक तो कि वोट परसेंट बढ़ गया, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि एसआईआर हुआ, इस वजह से बढ़ गया। दूसरी बात, जो सी वोटर के यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि अगर आप प्रतिशत के हिसाब देखिए तो महिलाएं जो हैं वो 8% ज़्यादा, 8 से 9% ज़्यादा पुरुषों से वोट करें, लेकिन उसके बाद भी उनकी संख्या कम है। तो अभी ये जो सब कुछ सिनेरियो, जो बातें चल रही हैं आंकड़ों के हिसाब से, उसका क्रक्स क्या है? नहीं देखिए, ये तो आंकड़े अपने हिसाब से पेश करने वाली बात है। जब आप उनके फाइन प्रिंट्स में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि 100% पुरुषों ने महागठबंधन को वोट दिया है और 100% महिलाओं ने एनडीए गठबंधन को दिया है। तो इसलिए उसके फाइन प्रिंट्स में जब आंकड़े आएंगे ईसीआई के, केचुआ के, उसके बाद पता चलेगा केंद्रीय चुनाव आयोग के। लेकिन एक तो बात देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो हम 10 साल 15 साल पहले कहा करते थे कि बढ़े हुए वोट परसेंट का मतलब है कि सरकार को हटाने के लिए वोट दिया गया है, ऐसा तो बदला है पिछले 10-12 सालों के अंदर। लेकिन फिर भी बिहार के अंदर ये पिछले 75 साल का, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है अभी तक का। एक बार लोकसभा चुनाव में इसके बराबर वोट पड़ा था, 65% के करीब। लेकिन विधानसभा में पहली बार इतना ज़बरदस्त वोट डला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लगातार बात हो रही थी कि नीतीश कुमार की महिलाओं को दिए गए पैसे का असर दिखेगा वोटिंग के दौरान और बाकी योजनाओं का असर दिखेगा, लेकिन वोटिंग के बाद जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की है, कोई भी दावे से ये कहने की स्थिति में नहीं है कि बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है यानी नीतीश कुमार की सरकार है उसके पक्ष में जा रहा है। यहाँ पर एक की फैक्टर मैं मानता हूँ कि प्रशांत किशोर, जिनको पूरी तरह से चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले खारिज कर दिया गया था, उनकी एक रेजोनेंस पोलिंग बूथ्स पर नजर आई है। जो यूथ है, महिलाओं का फैक्टर अपनी जगह पे है, महिलाएं बहुत ज़्यादा दिखी हैं पोलिंग बूथ्स पर और ये माना जा सकता है कि वो नीतीश कुमार के पक्ष में उनका वोट गया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि 121 की 121 सीटों पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट नहीं थे। ये आपने यशवंत देशमुख की बात की, उन्होंने ये भी बताया हमारे साथ बातचीत में कि वहाँ पर महिलाएं, जहाँ पर बीजेपी के या एनडीए के दूसरे कैंडिडेट थे, महिलाएं पूछ रही थी कि यहाँ तो तीर का निशान नहीं है, किसे वोट देना है। यानी वो कन्फ्यूज़न में किसे वोट दे आई, ये बाद में पता लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मामला कुल मिलाकर कांटे की टक्कर का है। 121 सीटों में मुझे लगता है कि दूसरे फेज़ की वोटिंग के लिए वैसे ही सांसें रुकी हुई होंगी दोनों पक्षों की, जैसे पहले फेज़ की वोटिंग से पहले थी। प्रशांत किशोर, जैसा मैंने कहा कि प्रशांत किशोर पर नज़र रखने वाली बात है। प्रशांत किशोर फिर कोई ऐसा उनके पक्ष में ऐसा आंकड़ा आ सकता है जो चौंकाए। बिल्कुल। इंद्रमोहन जी, पिछली बार आपने प्रशांत किशोर के हिस्से 3 सीटें गिनाई थी जो लोगों ने गर्मी देखी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बात कहा जा रहा है कि ये जो वोट बढ़ा है, किसके तरफ ये वोट बढ़ता नजर आ रहा है? क्योंकि एक बात, जो महिला की बात उन्होंने, नीरज जी ने कही कि ज़रूरी नहीं कि वो महिला जाके नीतीश कुमार को दे। एक मीम बहुत वायरल हुआ कि महिला के मिला तो 10 हजरिया, पुरुष ने क्या किया तो हम क्यों वोट दें? तो क्या महिला पुरुष में वोट पड़ा है कि जाति जाति पर वोट पड़ा है? देखिए, आखिर में ये पूरा चुनाव अगर बड़ी तस्वीर आप देखें तो वोट तो जाति पर पड़ा है। जातियां गोलबंद हुई आखिर में, जो जितना गोलबंद कर पाया उसने गोलबंद किया। महागठबंधन ने कुछ जगह, चूंकि एनडीए की जातियों पर उनकी नज़र थी, जहां भूमिहार वर्सेस भूमिहार हुए या राजपूत वर्सेस राजपूत हुआ या जहां पर यादव वर्सेस यादव भी हुआ, तो वहां पर वोट जरूर बटे हैं। लेकिन जातियां ही आखिर में गोलबंद हुई है। बिहार में ज़बरदस्त गोलबंदी हुई है। और जो बढ़े हुए प्रतिशत को लेकर कहा जा रहा है कि महिलाओं का ये वोट है या ये पुरुषों का भी वोट है,
देखिए महिलाएं तो पोलिंग बूथ पर खूब दिखी हैं, मतलब कोई ये इग्नोर नहीं कर सकता कि महिलाएं नहीं दिखी। और वोटिंग जिस तरीके से हम देखते थे कि लंबी लंबी कतारें हमें आखिरी समय में दिखता था बूथों पर, जो दूसरी जगह चुनाव में अमूमन दिखता था कि 5 बजे के बाद भी आपको लंबी लाइन, तो बिहार में इस तरीके का ऐसा देखने को पैटर्न नहीं मिला। सुबह से एकदम 7 बजे से आप एकदम लंबी लाइन दिखी, और दोपहर के 3-4 बजे होते होते चुनाव जो है एकदम सुस्ती की तरफ जा रहा था कि चुनाव शांत हो गया था। वोटर को लोग निकाल कर वोट डलवा चुके थे, वो अपने घरों से निकलकर वोट डाल आए थे। महिला का एक बड़ा वर्ग है जिसने वोट किया है, नो डाउट किया है, लेकिन इसमें मेरा भी जैसे यशवंत देशमुख को ही मैं सुन रहा था तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो महिला ये पूछ रही थी कि तीर कहाँ है, तो मैं ये भी मानता हूँ कि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि वो उसके में नीतीश कुमार तो हैं, नीतीश तो हैं, इस बात से अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जबकि ये पूरा चुनाव आप देखें तो एंटी नीतीश के नरेशन से ही शुरू हुआ था कि नीतीश कुमार फिट हैं, नीतीश कुमार अनफिट हैं, 20 साल हो गया, अब हटा दिया जाए, और घूम फिर के आप कहाँ आ गए नीतीश कुमार पर कि बिना नीतीश के अब आपकी बनती ही नहीं सरकार, चाहे कोई भी हो, बीजेपी भी हो, जेडीयू तो है ही, दूसरे पार्टी भी। अब सोचिए कांग्रेस को ये कहना पड़ा ना नीतीश कुमार का वेलकम है, तो लग तो रहा है ये सबको कि चुनाव घूम फिर कर वहीं पहुँच गया उसी नीतीश कुमार के पास। तो अगर वो महिला कह रही है उसके दिमाग में कि तीर नहीं है तो फिर क्या है, मतलब आपके पास वो नीतीश हैं। अब ये कितना काम किया है ये, बट 14 तारीख को तो आ ही जाएगी ना। बिल्कुल अमीश जी, दावम दाम वोट पड़ा, चापम चाप वोट पड़ा, लेकिन जो बात दोनों हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सब मेहनत सब चक्कर घुमा के वहीं पहुंच जाएगा, फिर से नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि और कुछ बनेंगे। तो ये क्या आपको भी ये बढ़े हुए मत प्रतिशत इधर ही नज़र आ रहे हैं, या आपको कुछ अलग दिख रहा है कि इस बार युवाओं ने कुछ कमाल कर दिया? क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले तक राहुल गांधी तो सिर्फ युवा और जेनजी से वोट मांग रहे थे, तो क्या देख पा रहे हैं इस बढ़े हुए मत प्रतिशत में आप? देखिए, चूंकि आपने बात युवा और जेनजी की, मैं नीतीश पर आऊँगा, लेकिन युवा और जेनजी से आप ऐसा ही समझिए कि बिहार का हर चौथा वोटर युवा है, और प्रशांत किशोर भी हैं। 18 से लेकर 29 साल की उम्र का हर चौथा वोटर जो है युवा है, उस उम्र में आता है, उसमें जिसके मुख्य जो मुद्दे हैं वो रोजगार, पलायन, महंगाई, यही सब उसके मुख्य मुद्दे हैं। इसलिए राहुल गांधी अगर जेनजी को अपील कर रहे हैं या युवा को अपील कर रहे हैं तो इसको एक मास्टर स्ट्रेटजी समझी जानी चाहिए। दूसरी बात कि आपने पीके की बात की कि युवा में पीके भी हैं। हम अभी यशवंत देशमुख जी को कोट कर रहे थे, सी वोटर का ही कोट है, यशवंत देशमुख जी का ही सर्वे ये भी बताता है कि प्रशांत किशोर के हर 10 में से 7 वोटर जो है, जो प्रशांत किशोर में रुचि दिखा रहा है, हर 10 में से 7 वोटर एनडीए का वोटर है। यानी वो एनडीए को पिछले चुनाव में वोट दे रहा था, जिसमें 7 की रुचि अब प्रशांत किशोर में है। तो प्रशांत किशोर तो जितना अच्छा कर रहे हैं इस चुनाव में, उतना नीतीश खेमे को चिंतित हो जाने की ज़रूरत है। मैंने बार बार कहा है कि बिहार चुनाव को ना आप कन्वेंशनल विजडम से नहीं देख सकते हैं कि भाई ऐसा होता था तो ऐसा होता रहेगा, और बिहार ही क्यों, देश के किसी चुनाव को आप कन्वेंशनल विजडम से नहीं समझा जा सकता है। महिलाओं की लाइन की बड़ी बात हो रही है, अरे भाई महिलाएं सुबह सुबह उठ के उनको फिर जाके खाना बनाना है ना, घर में बच्चों को तैयार करना है, घर की जिम्मेदारी है महिलाओं पर, तो सुबह की लाइन में महिलाएं दिखती हैं एक्रॉस। अब बात करते हैं कि वोटर जो परसेंटेज बढ़ा है उसका क्या नतीजा निकलेगा। देखिए, जो बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है यशवंत देशमुख जी ने कि 61% पुरुषों के वोट पड़े हैं, 69% महिलाओं के वोट पड़े हैं, 8% का गैप है। इसके बावजूद पुरुषों का टोटल वोट जो है वो महिलाओं से ज़्यादा है, करीब 12,000 से ज़्यादा पुरुषों के वोट पड़े हैं उनकी गणना के मुताबिक। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कितने पुरुषों ने डाले कितने महिलाओं ने डाले ऐसा वोट जारी नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद जो गणितीय परंपरा से जो आंकड़े निकाले जा सकते हैं उसमें यह पाया जा रहा है कि 34-35 लाख अधिक वोट बिहार में पहले फेज में ही पड़ चुका है। ये कौन लोग हैं जो अति उत्साहित हो गए वोट देने के लिए? अचानक से ये कहां से आ गए लोग जो उत्साहित हो गए? वो चुनाव जो निराशा से भरा हुआ चुनाव होता था कि कोई बदलाव तो होना नहीं है जी, नीतीश ही आने हैं तो कर दो भाई, तो वही वोट परसेंटेज जो लगातार हमको देखने को मिलता था 55%, 56%, ये जो अब मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है, 14 तारीख को ये चेक होगा कि जो अपील की गई वोटर से कि भैया आ गए हो छठ में तो जाना मत, सरकारी नौकरी लेकर जाना, मुझे लगता है इस अपील ने चमत्कार किया है। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि कल तक 2 किस्म के बातचीत हो रही थी, वो हमेशा होती है इस चुनावी माहौल में। एक आदमी कहता है कि बीजेपी को अपर हैंड है,
वो गिनती बताएगा कि 156, 160, 180। एक बताता है कि महागठबंधन को अपर हैंड है, वो बताएगा 125, 130, 140, 160 लिख लीजिए। कैसा वोट डला है रातों रात, कल चापम चाप कहेंगे कि सब कन्फ्यूजिया गए हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार, मैं नाम नहीं लूँगा, इस चर्चा में उन्होंने अपने हैंडल पे लिखा कि आप इस बात की हिम्मत मत कीजिए कि आप इस बात को प्रिडिक्ट कीजिए कि बिहार में कौन जीत रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें होने लगी हैं। क्या लग रहा है कि ये कुछ अंदर खाने कोई दूसरी करंट घूम गई है क्या? देखो ऐसा है कि वोट परसेंटेज बढ़ना तो बहुत अच्छा साइन है लोकतंत्र के लिए, और ये चुनाव आयोग भी ये देखिए क्या है कि चुनाव आयोग भी बधाई का पात्र है कि उन्होंने बढ़िया तरीके से चुनाव पहले चरण का करा दिया। जी जी जी, पूरी बात सुनो तो सही। अरे हाँ जी जी, बोलो पहले। क्या है कि एक बार बहुत ही अच्छी बात है कि आपसे पूछे कौन जीत रहा है, तो कहिए लोकतंत्र जीत रहा है, तो जीत ही रहा है। नहीं, तो ये पूरी तो बात अच्छी सुनो। बात है, वोट दिया। हाँ बताइए। आप बीच में अटैक कर गए ना, आप पूरी बात सुनो तो सही। देखो वो जनता ने चुनाव पूरा तरीके से, अच्छा तरीके से चुनाव हुआ है, परसेंटेज बढ़ा है, ये बहुत अच्छा साइन है। अब लोग चाहते हैं कि किसकी सरकार बने, उसके लिए वोट पड़ा है, और बहुत अच्छी बात है। ये तो चुनाव आयोग बधाई का पात्र है इसमें कि बढ़िया तरीके से पहले चरण का चुनाव निपटा दिया, और 121 सीटों पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसका ईवीएम में पैक हो गया सब मामला। अब आते हैं वोट उस पर महिलाएं एक जो लोग कह रहे हैं कि सब जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि महिलाएं कहाँ जा रही हैं। देखो महिलाओं को जो पिछला ट्रेंड है और अभी के जो ट्रेंड जो पत्रकारों ने महिलाओं से सवाल किए, जो रिपोर्ट्स आई और जो सोशल मीडिया पे भी चीज़ें छपी और सारे न्यूज़पेपरों ने छापा कि महिलाओं का रुझान सीधा एनडीए की तरफ है। तो अब इसमें अब हम देखो, अब तो तय तो हो ही गया 121 सीटों पे। अब इसमें आकलन क्या करना है, और जो पुराना ट्रेंड है और जो अभी का ट्रेंड मीडिया का ट्रेंड है, उसमें तो महिलाओं का झुकाव सीधा दिख रहा है कि एनडीए की तरफ है। अब आते हैं पुरुषों की वोटिंग पे। पुरुषों की वोटिंग में क्या होता है, पुरुषों में भी दो वो है, एक तो युवा है और एक बुजुर्ग है और एक किशोर है। महिला में कोई युवा बुजुर्ग नहीं है। नहीं, महिला को तो सीधा रुझान है। वो तो महिलाओं का तो आप ये मान लीजिए, महिलाओं का वो रुझान सीधा एनडीए की तरफ है। मुस्लिम महिलाएं भी एनडीए को जी सीधा भैया, पैसा फायदा तो हो ही रहा है, फायदा हो रहा है, सीधा बात है। महिलाएं तो देखो जहां फायदा पहुंच रहा है वहां तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब ये देखिए कि आप जो महिलाओं का सीधा झुकाव तो एनडीए की तरफ है। अब आते हैं पुरुषों में यूथ का झुकाव सीधा एनडीए की तरफ है। आप देख लीजिए, आप डेटा उठा के देखो, आप हर चीज़ देखो, और बाकी हम 14 तारीख को तो हम यहाँ सब बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसमें आप देखोगे क्या नतीजे आएंगे। और अब चुनाव परसेंटेज का बढ़ना तो गुड साइन है। और अभी भी जो पिछले चुनावों में आप देखो, हरियाणा चुनाव में देखो और महाराष्ट्र में भी देखोगे आप, जहाँ पे भी वोट परसेंटेज बढ़ा है फ़ायदा हुआ है। और हरियाणा में किसको फ़ायदा हुआ आप देख ही रहे हो। तो इसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि किसको फ़ायदा हो रहा है। और एक और जो चुनाव में, जो शुरुआती चुनाव में जो ये चीज़ें, अभी चुनाव में भी देखा आपने, जो ये गुंडागर्दी वगैरह की भी चीज़ें आई हैं, जो कुछ वीडियोस वायरल हुए, उसका चुनाव में नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। उस पे मैं बात जरूर करूंगा कि जो वीडियोस आए हैं, लेकिन सीधे बात रूपक जी, मैं आपसे कहूंगा कि लोग ये कह रहे हैं कि अब तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब वोट बढ़ गया है तो विपक्ष ही आ रहा है, या वोट घट गया है तो सत्ता पक्ष ही आ रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है, और जो बात लोग महिला पुरुष ही करें, मैं सीधी बात कराऊं कि क्या ये ऐसा भी है कि ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंट है वो प्रशांत किशोर को क्यों नहीं मिल सकता? क्या प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में कोई वेव पैदा कर दी है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि प्रशांत किशोर के हिस्से में वो वोट क्यों नहीं जा सकता। देखिए, प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में 3 फेज़ में प्रशांत किशोर की चर्चा हुई। एक, जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया तब उनको मान लिया गया कि वो एक बड़े प्लेयर हो जाएंगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं नहीं लड़ूंगा, पार्टी लड़ेगी, तब उनका ग्राफ जो है बिल्कुल नीचे करा दिया गया। और तीसरा फेज़, जब कल वोटिंग के परसेंटेज के जो नंबर आया, जिसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये बात सही है कि ये वोट प्रशांत किशोर की तरफ क्यों नहीं जा सकता। ये बात सही है कि पिछले 10, 12, 15 सालों में ये ट्रेंड बदल चुका है कि वोटिंग किस ज़्यादा हो गई तो फिर सरकार बदल रही है या सरकार रिटेन कर रही है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में भी हुआ। लेकिन एक बात सही है कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुई है तो फिर क्या ये सरकार को बचाने के लिए ज़्यादा वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, या फिर सरकार बदलने के लिए लोगों को ज़्यादा मोटिवेट किया गया? इस समय सरकार बदलने के मोटिवेशन में 2 पार्टियां शामिल हैं, एक महागठबंधन और एक प्रशांत किशोर। इन दोनों लोगों ने चेंज की बात की है। जो प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ सरकार बदलने की बात की है, और तेजस्वी यादव और महागठबंधन का तो फोकस है ही है कि भाई किसी तरह से एनडीए की सरकार को, बीजेपी को, नीतीश कुमार को हराकर हमको सरकार में शामिल होना है। तो ये अभी कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कही जा रही है कि पूरा चुनाव जो है नीतीश कुमार के
सेंट्रिक है। मैं ज़रा नंबर देख रहा था इस फर्स्ट फेज में जिन सीटों पर पोलिंग हुई है 2020 में नीतीश कुमार जेडीयू की जो पार्टी थी सिर्फ 23 सीटों पर लड़ी थी। जो इस बार जो फर्स्ट फेज हुआ है उसमें बीजेपी का स्टेक जेडीयू से कहीं ज़्यादा हाई है। 32 सीटें उन्होंने बीजेपी की रिटेन की हुई है, जिनको कि उनको रिटेन करना है। जेडीयू के पास ये चुनौती थोड़ी सी कम है क्योंकि बीजेपी से उनको नंबर कम मिले थे। महागठबंधन का तो स्टेक है ही है कि करीब करीब 50% सीटें जो हैं वो फर्स्ट फेज की महागठबंधन के पास, कांग्रेस और उसमें भी आरजेडी उस फर्स्ट फेज की सबसे बड़ी प्लेयर थे 2020 की। तो ये जो आप जब कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट पड़ रहे हैं तो फर्स्ट फेज में उनकी सीटें ही कम है, तो ये तो चीजें और कंफ्यूज कर रही है ना। जीती हुई सीटें, जीती हुई, लड़ी तो उन्होंने 57 सीटें थी और उसमें करीब 50% से भी बहुत कम नंबर जो है वो जेडीयू के आए थे। बिल्कुल। तो इंद्रमोहन जी, ये जो बात आपको ही काउंटर किया रूपक जी ने, मैं उस काउंटर का जवाब लूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बात संदीप जी कह रहे थे, उन्होंने गुंडागर्दी शब्द का जिक्र किया कि गुंडागर्दी हो रही थी, लेकिन चेहरे पे बौखलाहट, अब वो आप विजय सिन्हा की बात कीजिए या आप बात कीजिए सम्राट चौधरी को लेके, कि कहीं ना कहीं जो बड़े फेसेस हैं सरकार के अंदर, उनके अंदर एक बौखलाहट देखने को मिली। अब इसको आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कि नहीं ये वो चुनाव जीत रहे हैं, दूसरे तरफ के लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये आपके नजर, आप ये क्या देख रहे हो? खासकर बात जो रूपक जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है ये चुनाव, अगर आप नीतीश को हटा दे तो। नहीं, देखिए, नीतीश को हटा दे तो बिहार में बीजेपी के लिए तो ऐसे भी चुनौती थी। नीतीश हैं साथ में, एनडीए पूरा है, तभी वो साथ नहीं, में मैं है इसको ना। थोड़ा और क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि क्या चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है? जहां नीतीश है वहां पे अति पिछड़ा तो मिल रहा है, लेकिन जहां बीजेपी खुद लड़ रही है, अपने सिंबल पे लड़ रही है, वहां अति पिछड़ा का जुड़ना उनके साथ मुश्किल हो रहा है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस पूरे मतलब पहले फेज में तो ऐसा कहीं दिखने को नहीं हुआ। अब आप उदाहरण के तौर पर मैं मोकामा ही कह देता हूँ आपको। मोकामा में जहाँ पे ये हुआ ना, वो हत्या के बाद की ये चुनाव पूरा अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि जो दो पार्टी आमने सामने लड़ रहे थे वो दोनों अगड़े थे। डिसाइड पिछड़ों को करना था, लेकिन किसी अगड़े के लिए ही करना था, उनको किसी पिछड़े के लिए नहीं वो डिसाइडिंग हो रहा था। जो वहाँ धानुक वोट था वो टूटा जरूर है, लेकिन वो जिता किसी को नहीं रहा। जिताएंगे यही तो। अगर आप उसमें मतलब ये अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, कोशिश जरूर हुई कि ये चुनाव बिहार का इस तरीके से हो, लेकिन वो हो नहीं पाया है पहले चरण में। हाँ, मतलब वो पहले चरण में तो बिल्कुल ऐसा होता हुआ नहीं दिखा कि चुनाव इस तरीके से भी हुआ। और जो दूसरी बात तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम निकल कर गई, अगर महिलाएं गए और मुस्लिम के घर में भी अगर पैसा गया, उसमें भी अब देखिए, वो मैं भी एक वीडियो ही देख रहा था, तो उसमें किसी ने पूछा कि आपके घर में कितने मुस्लिम हैं? उन्होंने कहा कि 6 हैं। तो 6 में से वोट किसको पड़ेगा? उसने कहा कि माँ और दादी ने तो मतलब वो पत्नी और मम्मी के खाते में 10-10 हज़ार आएंगे, तो नमक का हक भी तो अदा करना है। तो अब सोचिए कि अगर 2 वोट कट गया तो वो वोट किसको गया? खैर, ये मतलब हो सकता है कि बनाई हुई वीडियो, अगर ये कट रहा है तो वोट तो कट रहा है। और जो आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार का स्टेक हो या ना हो, लेकिन आप उनको इग्नोर तो कर ही नहीं रहे ना चुनाव में। कैसे आप उनको कह देंगे कि आप चुनाव में नहीं है? क्या स्टेक? इनके साथ ही पूरा स्टेक है। नहीं तो मैं नीतीश कुमार के कंधे पर ही स्टेक है। बिना नीतीश कुमार के चुनाव को आप काउंट कैसे करेंगे? उड़ीसा में चुनाव हुआ तो किसी ने नवीन पटनायक को इग्नोर किया था क्या? नवीन पटनायक की कांपती नहीं, अब उंगलियां जब हाँ, कैमरे में मैं आई यही थी, कह रहा था, जब आज भी नीतीश अब कुमार बताइए के कि कांपती उंगलियों का बिहार चुनाव में कहीं जिक्र हुआ क्या? आज भी नीतीश कुमार अपनी लाइन क्या बोलते हैं? जिक्र हो रहा, आज भी दीजिएगा, इनको कर दीजिएगा, ये कह रहे नहीं कि क्या कर दीजिएगा। सहनी ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है कि एक बीमार मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं चला सकता है। अभी कुछ देर पहले बयान दिया है। तो सहनी से पूछे क्यों नहीं कि रो क्यों रहे? सहनी से पूछेगा, जनता पूछ रही है। मैं कह रहा हूँ कि 14 तारीख को अभी ये मुद्दा नहीं, इसमें तो बहुत डिबेट हो जाएगी, बहुत सारे लोग अलग बात है, भावुक हो जाते हैं। कैसे क्या रो रहे थे? बड़े पहले देश के बड़े नेता भावुक होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। इस देश में आप अपने वोटर को जोड़ नहीं पाए इसलिए रो रहे थे। प्रधानमंत्री भी भावुक होते हैं मंचों पे। मेरा कहना भावुक है, तो कोई भी हो सकता है। मेरा कहना है कि देखिए, बात यहाँ पर यह है कि नीतीश कुमार के सेहत का मुद्दा क्या हवा से गायब हो गया है क्या? अभी भी महागठबंधन चर्चा नहीं है, नहीं, चर्चा ये आप नहीं मानते है। हैं, आप ये चर्चा आप मानते हैं। वोटर नहीं चर्चा कर अरे रहा ये तो है। तय होगा 14 वोटर तारीख चर्चा नहीं को। ये कर तो रहा है। 14 तारीख वोटर को को तय चर्चा होगा। नहीं है। ये तो कि 14 नीतीश कुमार फिट है कि नहीं? ये 14 तारीख को। नीतीश कुमार फिट हो या ना ही हो, मैं आपको सवाल- बता दूं, नहीं, मैं ये कह रहा महागठबंधन हूं- और एनडीए
दोनों के लिए नीतीश कुमार बिल्कुल फिट है। चलिए जिसको भी ये सरकार ये बनानी 14 होगी, तारीख नीतीश से का बनानी नतीजा बताया कि नीतीश किसके लिए फिट थे, किसके मैं लिए इसमें एक अनफिट थे। सवाल ऐड कर दे रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं, आप उसको काउंटर कर रहे हैं कि नीतीश फिट है नहीं फिट है। बात यह है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा उन्होंने बात की मोकामा की। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या मोकामा में बीजेपी का वोट बीजेपी के साथ एकजुट रहा है या टूटा है? क्या वहां चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ है या सीट बाई सीट चुनाव हो रहा है? नहीं, बिहार का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हुआ है। कुछ एक बयान से असर जरूर पड़ा होगा, लेकिन जो एक तरीके का वेब चुनाव हो जाता है, अगड़ा एक तरफ वोट कर रहा है, पिछड़ा एक तरफ वोट कर रहा है, ऐसा बिहार में नहीं हुआ। जो आप बात मोकामा की कर रहे हैं, मोकामा में पहले आता हूँ। मोकामा में हुआ क्या है कि मोकामा में इस बार एक बाहुबली के साथ दूसरा बाहुबली लड़ गया है, जो कह रहा है कि हम आपको गट्टा नहीं पकड़ने देंगे अपने वोटर का। पहले गट्टा पकड़ लिया जाता था, अब वो कह रहा है कि हम गट्टा नहीं पकड़ने देंगे। इतनी ताकत तो मेरे में भी है। 2 टोला आपका है तो 2 टोला हमारा है। सूरजभान सिंह को आप कम मत समझिए ना। मोकामा में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं हुआ। मोकामा का मैंने एक वीडियो देखा अभी कुछ देर पहले इस डिबेट के, जिसमें पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई किसके साथ हैं, तो वीणा देवी के साथ में। और वो आप उसी जाति के, जिस जाति के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, वो भूमिहार जाति से आया हुआ वोटर था। बोल रहा है कि ललन सिंह को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। बताइए, इतने अच्छे पद पर ये सब बात कहना चाहिए कि घर में रोक देंगे। ये बात आप मत भूलिए कि ये बात केवल पिछड़े अपने ऊपर नहीं लिए हैं मोकामा के, ये बात भूमिहारों की उस समर्थकों ने भी लिया है अपने ऊपर, जो कि सूरजभान का समर्थक है। वो कह रहा अच्छा आपके अंदर इतना दम है कि आप हमको घर में रोक देंगे और बाहर नहीं निकलने देंगे वोट करने से। ये भी रिएक्शन मोकामा में देखने को मिला है। लेकिन मोटा मोटी बिहार का चुनाव अगड़ा पिछड़ा पर नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल तथ्य है कि बिहार का चुनाव इस बार या तो बदलाव के लिए हुआ है या नीतीश को बचाने के लिए हुआ है। अब ये जो आंकड़े हमारे सामने अब तक आए हैं पहले फेज के, कि 61 और 68%, इसमें भी आप देखिए कि पुरुषों का वोट महिलाओं से ज्यादा पड़ा। ये बिहार में नहीं होता था भाई। पुरुष महिला से ज्यादा वोट नहीं डाल रहा था बिहार में। इस बार पुरुष ज्यादा वोट डाला है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों ने, जब ये बयान आप सुनेंगे ना कि हमने बदलाव के लिए वोट किया, हमने रोजगार के लिए वोट किया है, आप उनका कास्ट एनालिसिस देख लीजिए कि आपको क्या लगता है कि सब यादव और मुसलमान है क्या, जिसको उत्तर प्रदेश में, अरे बिहार में रोजगार चाहिए और बदलाव चाहिए? उसमें राजपूतों के बच्चे हैं, उसमें भूमिहारों के बच्चे हैं, कायस्थों के बच्चे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव मुद्दों पर हुआ है, चुनाव जिसमें 10,000 की कैश स्कीम भी काम कर रही है, लेकिन ज्यादा काम करता नजर आ रहा है सरकारी नौकरी का वादा। मैं नीरज जी के पास चलूंगा। नीरज जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि चुनाव बहुत बदल गया है, पहले जैसा चुनाव नहीं रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस सारे मुद्दों में बार बार जब भी हम इस चर्चा में कर रहे हैं, चर्चा घूम फिर के नीतीश पे ही आ जा रही है और लोग ये चुनाव से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर गायब हो गए हैं। मैं बार बार प्रशांत किशोर की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भी इस पूरे चुनाव के बाद एक तबका ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो किया है वो आपको शायद 14 तारीख को ही दिखे और वही शायद वो 8% है जो बहुत कुछ खेल होने वाला है। तो क्या आप देख पा रहे हैं खासकर प्रशांत किशोर को लेकर? और अगर प्रशांत किशोर ने ये किया है, अब वो डेटे की बात हो गई कि उसमें से 10 में से 7 जो है वो एनडीए के खिलाफ जा रहा है। ये तो बात 14 तारीख को पता चलेगी कौन किसके खिलाफ जाए। लेकिन मैं खासकर प्रशांत किशोर पे आपसे जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या कर दिया इस पूरे चुनाव में। नहीं देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो एनालिसिस और एक तजुर्बा। तो एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं 2-3 हफ्ते से इसके ऊपर, लेकिन अब चूंकि 121 सीटों की वोटिंग हो चुकी है और पोलिंग बूथ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने उस वोटिंग को होते हुए देखा है। हालांकि कालांतर में हमने देखा है कि वोटर बुरी तरह से धोखा देता है एनालिस्ट को, लेकिन जो बात आपने कही प्रशांत किशोर खो गए हैं, ये मैंने जितने लोगों से बात की है, मैं इस बयान से पिछले हफ्ते के इस बयान से मुझे वापस आने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर का वोट नज़र आया है पोलिंग बूथ्स पर, ख़ास तौर पर वो इलाके जो बेहद पिछड़े हुए इलाके हैं, मुसहरों की टोली में, बेहद ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर प्रशांत किशोर पूरी तरह गायब नहीं नज़र आए हैं। ये तजुर्बा है पोलिंग बूथ पर मौजूद लोगों का। तो प्रशांत किशोर और यूथ का वोट जो है, जो तेजस्वी की तरफ, तेजस्वी और प्रशांत किशोर में कमोबेश बंटा हुआ नज़र आ रहा था और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के पक्ष में ज़्यादा था। लोगों का कहना है कि उसका एक हिस्सा नीतीश कुमार के नाम पर भी गया है। ये बात मैं इंद्र मोहन जी से मैं यहाँ इत्तेफाक रखूंगा। अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं ये एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तजुर्बा कह रहा हूँ जिन्होंने अपना तजुर्बा शेयर किया है कि एनडीए खेमे में वोट तो नीतीश कुमार के नाम पर पड़ा है। जहाँ पर लोग नीतीश को नहीं जानते थे वो भी ये नहीं कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ नीतीश नहीं है तो कौन है।
तो नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ा है। ये बहुत दिलचस्प बात है। 2020 में जो नीतीश कुमार एक तरीके से बैगेज बन गए थे एनडीए का, वो अब एनडीए का लगेज उठाए हुए चल रहे हैं, ये ऐसा नजर आ रहा है। ये हमारे एक साथी का जो फील्ड पे थे उनका कहना था। आपने बात कही प्रशांत किशोर की, मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं प्रशांत किशोर को, वोट परसेंटेज कितना भी आए, लेकिन मतलब पूरी तरह से वो उनका कोई असर नहीं होगा, मैं ये अभी नहीं मान सकता। बिल्कुल, ये एक बात और इसमें की जा रही है रूपक जी, जो इस चुनाव से पहले चर्चा में थी कि क्या गुंडा राज जिसकी बात कही गई लगातार और बार बार इस शब्द को मंचों से, बीजेपी ने इसको टैग इन करने की कोशिश की तेजस्वी के साथ। तेजस्वी कहते नजर आए कि मेरे परिवार का हो फिर भी मैं कार्रवाई करूंगा, और उसके बाद बीजेपी की एक भारी कैंपेनिंग, तेजस्वी अभी भी ये कह रहे हैं। एक वीडियो पहले चरण में जब वोटिंग हो रही उस देर शाम एक वीडियो वायरल था जिसमें तेजस्वी बिल्कुल अंधेरे में खड़े हैं और फ्लैश लाइट जल रही है, और वो कह रहे हैं कि मेरे एक हेलीकॉप्टर के पीछे उनके 30-30 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला हूं और मैं खड़ा हूं। ये अपील लग रही है। क्या आपको लग रहा है गुंडा राज चिपका है? क्या गुंडा राज के खिलाफ भी वोटिंग हुई है या तेजस्वी ने इस टैग को तोड़ दिया? इस टैग को मेरे ख्याल में तेजस्वी ने 2020 के चुनाव में और जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी उस जंगल राज को टैग कर दिया गया। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है उसके बाद से, और इवन लालू और राबड़ी के ज़माने से आरजेडी जंगल राज जो है एक दूसरे के पूरक हो गए, वो चिपक गया। लेकिन तेजस्वी ने जब पार्टी को संभाला और जब फुल फ्लेज उन्होंने जब 20 का इलेक्शन अपने दम पर लड़ा था, उस समय जो उनको सफलता मिली, भरे वो 12,000 वोटों से चूक गए, लेकिन वो टैग तब टूट गया था। उसका दूसरा टेस्ट लोकसभा चुनाव के समय में हुआ जब आरजेडी की सीटें ऑलमोस्ट डबल हो गई। हालांकि एनडीए से वो काफ़ी पीछे रहे, फिर भी तब भी वो था। इस पूरे चुनाव में ये चुनाव एनडीए के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से बड़ा सूना सूना फीका फीका सा लड़ा गया है। इसमें जो उनके जो टिपिकल मुद्दे हैं वो कहीं सुनने में नहीं आए। मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया, भारत पाकिस्तान नहीं हो पाया। इसके बावजूद कि मुसलमानों को लेकर इस चुनाव में काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी ने एज सच कोई हिंदुत्व का कि मुस्लिम बहुल सीटें अभी सेकंड फेज में आएंगी, और हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। पहले चरण के बाद हाँ, कह दिया वही तो एक पॉइंट बना कि इतने दिन से किसी ने कुछ नहीं बोला और अचानक वोटिंग वाले दिन वो बुर्के की याद कैसे आ गई। और अभी जो एक बातचीत हो रही थी ना कि जहां नीतीश कुमार और जेडीयू के कैंडिडेट नहीं है, तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी ना उस दिन सोशल मीडिया पर एक लाइन चल रही थी कि जहां तीर नहीं है वहां लालटेन दबा देना, लालटेन। तो हाँ, तो ये जो एक विकल्प की जो जरूरत फर्स्ट फेज में जहां जेडीयू नहीं थी, तो क्या वो विकल्प बीजेपी ही बनी या महागठबंधन में से किसी को वो शेयर मिल गया? बिल्कुल। संदीप जी, ये जो बात है ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो बात यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं, मतलब लगभग 4 आप अकेले बच रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी गौण रही, नीतीश कुमार ही रहे। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर ही अब वहाँ पर सरकार है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार का भी, जब आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो नीतीश कुमार का भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। वो पन्ने की तरह पलट जाते हैं। हो सकता है कि चुनाव आपके साथ लड़े और शपथ किसी और के साथ ले, अगर नीतीश कुमार ही ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में जो ये आजमाइश पर थी कि वो अपने दम पर एक बार बिहार जीत ले, उसमें सफलता तो नजर नहीं आ रही है? क्योंकि चुनाव में सिर्फ सीट बंटवारे की बात, कुछ तरह लोग कहते हैं कि सीट बंटवारे वाली बात की, इतनी सीट पर ही नहीं लड़ रही कि पूर्ण बहुमत पे, लेकिन एक तरफ ये भी दिया गया कि बाकी सहयोगियों को इतना सीट दिया कि बिना नीतीश के भी सरकार बना ली जाए। ये संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नहीं, देखो ऐसा है कि ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अरे पूरा चुनाव ही हाइपोथेटिकल है महाराज। बैठ के हम आकलन ही कर रहे हैं। आकलन कर रहे हैं, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई जा रही है, ये हो जाता तो हो जाता, अगर सुबह हो जाता, मेरी चाची को मूंछ होता था, मुझे चाचा कहता। तो ये सब चीजें, ये चुनाव, इस तरीके के चुनाव में इस तरीके की हाइपोथेटिकल चीजें होती ही नहीं। अगर कहीं कोई ऐसी बात आई शुरू से पहले, आज से पिछले जब से चुनाव का ऐलान हुआ तब से लेके आज तक कभी आपने देखा कि कहीं एनडीए वो बीजेपी अलग लड़ने के कोई किसी नेता ने बोला? कहीं नहीं बोला। आप ही बोल रहे हो, मीडिया बोल रहा है, पता नहीं किसका प्रोपेगेंडा चल रहा है। नीतीश कुमार बनेंगे सीएम, नहीं बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो भैया भाजपा को क्या जरूरत पड़ गई बीच चुनाव में आकर नीतीश का कटआउट लगाने की? क्यों ना लगाए? पहले नहीं याद पड़ा क्यों ना लगाए? हमारा नेता पहले है, से लगे हुए हैं। पहले नहीं याद दिख रहा पड़ा। है, आप
आपको आज मूल दिख रहा बात है, रजत आपको ये आज है दिख रहा है कि अब बुझा आपको नहीं आज दिख रहा है। कोई नहीं अब बुझा नहीं रहा कोई नहीं बुझा रहा भैया। बुझाए नीतीश दे रहा है कि पड़ नीतीश- गया 66% वोट, और अब लक्षण ये है कि ये वेब और बड़ा आकार सुनामी बन जाएगी। ये जी वेब बिल्कुल सुनामी ये बन लग रहा है जाएगी। अब इन लोगों को। लहर आ गई है वोटरों नहीं, की। अब इन लोगों को लग रहा है वोटरों कि की ये कहाँ लहर सुनामी आई है? बनेगा आपको और 65 नहीं, कहीं 70 में अरे क्रॉस भैया, कर ऐसा जाए। है, सुनो पहले सारे मेरी बात। सेफोलॉजिस्ट अब यहाँ से रीडिफाइन कर रहे हैं, खुद को री-इन्वेंट कर रहे हैं, अपने पूरे अर्थमेटिक को री-इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या नया कहा जाए। सब तो कह दिया गया कि महिला नीतीश के लिए लाइन में लग गई। अरे भाई, तो महिला किसके लिए लाइन में नहीं लगी है? कोई ऐसा आंकड़ा है क्या कि महागठबंधन को महिलाओं ने 2020 में वोट नहीं किया था? ऐसा आंकड़ा आप लेके आइए कि 5% का डिफरेंस था, 5% का डिफरेंस था, 10% का डिफरेंस था। अरे 2-3% का फर्क था। कि महिलाओं ने कहां वोट दिया अभी से ही, पहले से ही आप बता रहे हो। जब पुराना मैं ट्रेंड तो कह रहा हूं कि सबको वोट मिला है। ट्रेंड क्या रहा है, आप मीडिया रिपोर्ट्स उठाओ। लेकिन नीतीश अगर 100 सबके में हैं, से- ये हो 100 गया में से बात। 70 रिपोर्ट्स ये कह रही है, दावा कर रही है कि महिलाओं का वोट जेडीयू को जाएगा। 100 में 90 रिपोर्ट NDA को 400 जाएगा। सीट दिला रहा कैसी था बातें कर रहे हो लोकसभा आप? चुनाव ये- में। 100 में 90 रिपोर्ट, वो दूसरी बात हो पोस्टर गई। की बात करते वो हैं। दूसरी पोस्टर बात की हो बात गई। करें, क्यों ना लगाया जाए नीतीश कुमार का पोस्टर? बीच चुनाव में। क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बीच है? चुनाव NDA में, के नेता पहले नहीं याद NDA था। में नहीं पहले है, नहीं क्या वो याद था। मुख्यमंत्री? पहले पहले नहीं से याद याद था। था। हाँ। कौन कह रहा है नहीं याद था? एक बार किसी बड़े नेता ने बोला। देखिए, इस पूरे चुनाव में ना न्यूज़ तक पर बहुत सारे लोगों ने जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो राजनीति को पर नज़र रखते हैं, उन्होंने एक बात ना बहुत क्लियर कट बोली कि महिलाओं के वोट जो हैं वो नीतीश कुमार को मिल रहे हैं। महिलाओं का रुझान जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन उसके अलावा एक बात जो कही जा रही है कि जो वोट मिल रहे हैं, जो 10,000 रुपये दिए गए हैं ना, वो एक्स्ट्रा वोट जुटाने के लिए नहीं दिए गए, वो महिलाओं के जो वोट हैं उसको रिटेन करने के लिए दिए। नीतीश कुमार और एनडीए के सामने अभी भी यही सवाल महागठबंधन के लिए भी है कि उनका जो एडिशनल वोट बैंक चाहिए, जो उनको एक्स्ट्रा पुश दे सके, वो कहाँ से आ रहा है। अगर महागठबंधन मुस्लिम यादव तक सीमित है तो क्या तीसरा वोट बैंक वो क्रिएट कर पाए? इसके बारे में कहीं कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई। इसी तरह से एनडीए के मामले में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ महिलाएं हैं, लेकिन वही महिलाएं हैं जो जिनको 10,000 रुपए दिए गए ताकि वो बनी रहें। ये देखो इसमें 10,000 रूपक जी वाली की बात में महिलाएं एक भी चीज हैं, ऐड कर रहा हूं। दूसरी वो महिलाएं भी होंगी, वो महिलाएं भी हैं और वो युवा भी हैं जिनको अभी महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है नौकरियों में। वो महिला भी वोट कर रही है नीतीश जी को। तो कर ही रही है ना, 2024 के चुनाव तक इसको करेंगे ना, तो वो तो करेंगे ही। वो तो आ ही रहे हैं, वो तो साथ है ही, खड़े इसको- हैं ना, उनके साथ इसको खड़े जरा हैं। इसको आप सम अप लेकिन- करते हैं आप नहीं सम अप नहीं, पहले पूरी बात जी, सुनो, जी, आप पूरी बात करिए। सम अप करेंगे। ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि मतलब आप ये कहोगे कि महिलाओं का वोट उनको नहीं जाएगा लेकिन रोजगार के नाम पे वोट उनको चला जाएगा। क्या रोजगार, क्या इन्होंने भी तो रोजगार का वादा कर रखा है। एनडीए ने वादा करा है ना रोजगार का, एनडीए भी तो रोजगार दे रही है। लेकिन आप ये बात कैसे कह सकते हो कि रोजगार के नाम पे वोट आपने ये दावा कैसे हो सकता है कि रोजगार के नाम पे वोट तेजस्वी को पड़ रहा है? रोजगार के एनडीए भी बोल रही है कि रोजगार देंगे हम। तो इस तरीके से आपको ये ऐसा व्यक्ति नौकरी और रोजगार में फर्क है भैया। वही मैं कह रहा हूं। मैं बताता हूं कि नौकरी ऐसा तो नहीं है अभी तक, लेकिन तेजस्वी अभी तक कोई व्यक्ति, अभी तक भी कोई भी महागठबंधन का एक नेता नहीं बता पाया। एक नेता, मैंने कम से कम 5-6 इंटरव्यू सुन लिए हैं बड़े बड़े नेताओं के, एक व्यक्ति नहीं बता पाया कि हर परिवार में सरकारी नौकरी का क्या रोड मैप है। ये कोई बता ही नहीं पाया अभी तक। और जबकि हर व्यक्ति ये कह रहा है तेजस्वी जाके पूछो। ये इसका जवाब इंद्रमोहन जी देंगे। इंद्रमोहन जी पे हम चलेंगे। संदीप जी, इंद्रमोहन जी के पास चलेंगे। ये बात जो है आप इसको समझ भी कीजिए। सारी बातें इसमें हो गई, बात प्रशांत किशोर की हो गई, बात जो संदीप जी कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे सिर्फ तेजस्वी को वोट नहीं मिल रहा है, और ये बात कि सिर्फ महिला जो है वो नीतीश को वोट नहीं कर रही है। अगर आप पहले चरण को समअप कर रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये चुनाव में प्रशांत किशोर, जिस फैक्टर की आप बात कर रहे थे ना, प्रशांत किशोर ने मुद्दा जरूर शुरू किया। प्रशांत किशोर ने चाहा कि रोजगार, पलायन, ये मुद्दा हो, बिहार में शिक्षा, इन सब पे बातचीत हो। वो बहुत एक्टिव भी रहे, इसकी चर्चा भी होने लगी। लेकिन चुनाव आते आते, नज़दीक आते आते उनके चुनाव नहीं लड़ने से उनके साथ साथ वो मुद्दा भी गौन हुआ। अब चुनाव के दिन कहा जा रहा है कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत, उनको भी कुछ वोट मिला होगा, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। ये एग्जैक्ट इम्पैक्ट 14 को दिखेगा। तो प्रशांत किशोर का मुद्दा यहाँ से ख़त्म होता है। दूसरी बात रही एनडीए वर्सेस महागठबंधन कि इसमें क्या चुनाव नौकरी के मुद्दे पर हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव नौकरी पे हुआ है। मतलब तेजस्वी जिस तरीके से 2020 में उन्होंने सरकारी नौकरी को मुद्दा बनाया, इस बार वो मुद्दा हो नहीं पाया। मतलब वो लोगों तक पहुँच, मतलब इतनी बड़ी बात बोल गए कि वो
बहुत मतलब लोगों वोटरों को पचा ही नहीं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चर्चा हो जाएगी नहीं। दूसरी, इसमें चूंकि लोगों तक 10,000 पहुंच गया, एक कह रहे थे कि हम आपको देंगे और एक ने डायरेक्ट दे दिया, तो जो मिला है उसका प्रभाव दिखा है, जो मिलेगा उसका प्रभाव 14 को ही दिखेगा। ठीक है, तो नीरज जी आखिरी लाइन आपकी कि जो मिला है 9 नगद और 13 उधार वाली बात होती है ना, वो 13 उधार का वादा है, 9 नगद मिल रहा है, तो वो 9 नगद 13 उधार से ज्यादा। लेकिन केजरीवाल ने एक नया फॉर्मूला भी दिया कि नगद रख लीजिए और उधार के आस में कहीं और चल दीजिए। नहीं, वो तो केजरीवाल अब भी चंडीगढ़ चले गए ना दिल्ली से नहीं, मैं दो बहुत सारे आंकड़े दिए गए, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं कि 1990 के बाद जब भी चुनाव हुआ है 60% से वोट ज्यादा जब भी पड़ा है तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीती है, और 60% से कम जब भी पड़ा है नीतीश कुमार की पार्टी जीती है, पहली बात। और एक सवाल है मेरा इस सब के बीच में, क्योंकि जंगल राज का बहुत एक बीच में जिक्र हुआ कि अपनी तमाम तबीयत को लेकर उठते सवालों के बीच नीतीश कुमार मुख्य चेहरा बने हुए हैं महागठबंधन एनडीए का, लालू प्रसाद यादव क्यों गायब है? क्या और तेजस्वी यादव को अपना चेहरा बनाया हुआ है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई भावनात्मक अपील तक नहीं है, सिर्फ वोट डालने आए थे। क्या ये एक रणनीति है कि लालू प्रसाद यादव सीधा सीधा जंगल राज के साथ एसोसिएट होते हैं, और अगर जंगल राज की यादों को, जंगल राज के आरोपों को काउंटर करना है तो लालू यादव को पिक्चर से थोड़ा बाहर रखा जाए? ये मेरा एक सवाल है, मेरी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। अगर इस पर कोई कुछ कहना चाहता है, रूपक कुछ कहना चाहते हैं आप इस पे? वो एक बात सही दिख रही है कि लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में न लड़े न दिखे, और ये बात जो है वो बीजेपी ने नीतीश कुमार की टक्कर में तो वो एक नेचुरल हो सकते थे। लेकिन वो एक जो ट्रांजिशन था आरजेडी में लीडरशिप को लेकर, वो 2020 के चुनाव से दिखने लगा था। तो इसमें लालू प्रसाद यादव को अगर नहीं दिखाया गया तो एक बार मोदी जी ने कह लिया कि वो दिखे नहीं पोस्टर में, लेकिन लालू यादव की एज सच कोई तलाश एनडीए की तरफ से नहीं होती रही, सिर्फ वही बात कही जाती रही वो जो 20 साल से आरजेडी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। मैं ये बता दूं कि जो ये कह रहे थे ना कि जंगल राज का मामला खत्म हो गया और तेजस्वी ने उसे खत्म किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी पूरे चुनाव में ये चुनाव लालू वर्सेस ही चल रहा है कि वो जंगल राज तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आएगा, तेजस्वी आएंगे तो मोदी, अमित शाह, बीजेपी, एनडीए, ये बीजेपी कोशिश कर रही है टैग ऑन करने के लिए लालू का। वही है, और तेजस्वी ने इसीलिए पूरी रणनीति हुई कि लालू यादव नहीं दिखे। लालू यादव दिखे कहाँ? दानापुर, जहां रितलाल यादव के लिए उनको प्रचार करना था। रितलाल यादव के लिए वो दिखे हैं, एक रोड शो हुआ है उनका, निकले हैं घर से, लेकिन वो पूरे बिहार में नहीं दिख सकते। दूसरा, एक उनका हेल्थ ज़्यादा कंसर्न है, नीतीश कुमार की अपेक्षा देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है लालू यादव के हेल्थ को लेकर। लेकिन जंगल राज का टैग हम कहें कि तेजस्वी ने छुड़ा लिया है इस चुनाव में, बिल्कुल नहीं छुड़ाया, वो है, वो उसकी चर्चा है, उस पर वोट हो रहा है। चलिए मैं इसको एक टर्म देता हूं। पिछली बार मैंने सवाल पूछा, अमीश जी क्या जो बीजेपी का कोर वोटर है जिसको टूटने की बात कही जा रही है, जिसको जो एक अपर कास्ट कहा जाता है, क्या उसको अभी तेजस्वी का डर लग रहा है कि वो आएगा तो एक किस्म का ऐसा उनके साथ व्यवहार होगा? क्या ये चुनाव में फैक्टर है और ये भी एक बड़ी वजह है बढ़े हुए वोटिंग की? निश्चित तौर पर फैक्टर है। 15 साल का लोग मजाक में कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव के एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रहे हैं। देखिए ये बात फैक्टर है, लेकिन इसका एक आयाम है, इसका एक दृष्टिकोण आपको देता हूँ। ये दृष्टिकोण इस प्रकार का है कि हमारे मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर, ग्राउंड रिपोर्ट्स उनकी आई हैं न्यूज़ तक पर और हमारे वेबसाइट्स पर। वो मुजफ्फरपुर में थे, कुंदन नाम का एक युवक उनसे मिला। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ जो कि सत्य घटना है, कैमरे पर है, हमारे दर्शक आकर देख सकते हैं, वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। कैमरे पर कुंदन ने कहा, पूछा गया कुंदन से कि किसको, क्या माहौल है, किसको वोट कर रहे हैं? तो कह रहे हैं हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं ना है सर। तो बोला क्यों तेजस्वी सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं? तो क्या रहे जो अपने 9वीं पास नहीं कर पाया वो क्या ही सरकारी नौकरी का वादा करेगा सर? तो बोला तो प्रशांत किशोर का जिक्र आया, तो बोला प्रशांत किशोर विजन बहुत अच्छा लेकर आए हैं सर, लेकिन जीतने लायक सीट नहीं ला पाएंगे। और जहाँ तक मेरा पर्सनली, अगर आप कुंदन कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा पर्सनली आप पूछेंगे तो हम तो प्रशांत किशोर को वोट देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो जीतेंगे नहीं। ये कुंदन कौन है भाई? कुंदन किसके वोटर हैं?
ये कुंदन पिछले चुनाव में किसको वोट करते थे? ये कुंदन भाजपा और एनडीए के वोटर हैं जो नीतीश फटीग का शिकार हैं। पिछले 20 साल से वो एक शख्स का चेहरा सीएम की कुर्सी पर देखते हुए बड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि हर साल उनको और उनके जैसे युवाओं को रोजगार की तलाश में दिल्ली एनसीआर महानगरों में भटकना पड़ता है, यहाँ पर तोहमतें उठानी लेकिन पड़ती आपको हैं। आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एनडीए के वोटर है कुंदन? यार ये बिटवीन द लाइंस पे आइडेंटिफाई करने के लिए पत्रकार नहीं, बैठा वही है तो मैं यहाँ कह रहा पर। हूँ। अगर आप वो कह रहा है identify नहीं कर सकते, कुंदन कुंदन कह किसका रहा है वोटर है? कुंदन नहीं, कह रहा है कि आप- तेजस्वी आप सीधा नवीं ये फॉर्म बात में नहीं क्या कह सकते नौकरी ना, देंगे? कुंदन किसका वोटर है? आप मत कुंदन- मानिए, नहीं, आप नहीं, मत मानिए, नहीं, दर्शक नहीं हमारे मानिए, समझ कैसे- रहे हैं। दर्शक कैसे आप मत समझ मानिए, जाएंगे? अरे आप स्वतंत्र कर हैं। रहे हो। नहीं आप नहीं स्वतंत्र गलत हैं, बात मत है। मानिए। आप किसी कुंदन को दर्शक कैसे हमारे बोल सकते हो समझदार किसका हैं, वोटर है? वो जान रहा नहीं है। बोल सकते आप आगे। आप कुंदन किसका वोटर है आप कैसे पता लगाओगे? ये बेस्ट लाइन है। आपने कैसे बोल कुंदन दिया कि वन टाइम कुंदन है? वोटर है। कुंदन वोटर पहले एनडीए का वोटर था, ऐसे कैसे बोल दोगे आप? इस बार गर्मा गर्मी का था। एनडीए का वोटर कैसे हो गया? इस बार गर्मा कुंदन तो गर्मी युवा का है, था। चलिए first time एनडीए का वोटर नहीं है। है, वो एनडीए का वोटर नहीं है। हाँ, बोलो, कुंदन हाँ। एनडीए का वोटर नहीं, नहीं है, नहीं, तेजस्वी का वोटर है। प्रोड्यूसर के लिए बात तेजस्वी है का कि खबर वोटर मिल गया कि कुंदन किसका नहीं, वोटर है। तेजस्वी का वोटर तेजस्वी को नवी फेल बता रहा है और कह रहा है पीके को वोट डालने की बात। संदीप जी की बात मान लेते हैं, चलिए मैं बात आगे बढ़ाता हूं। तो कुंदन जैसे जो युवा जब वोट करने जा रहे हैं उनके पास एक विकल्प है पीके का। अब यहाँ पर आता है पीके फैक्टर, जिसके बारे में हम लोग बातचीत हो रही है। मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता हूँ पीके के ऊपर टिप्पणी करके, कोई नतीजा परक टिप्पणी। पीके की चर्चा है, पीके इस चर्चा को बनाए रखने के बड़े काबिल आदमी हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में कई मुख्यमंत्रियों को चर्चा से ही मुख्यमंत्री बनवा दिया है। तो चर्चा अन्य कारणों से बनी रह सकती है। सोशल मीडिया पर पेड प्रमोशन से चर्चा बनी रह सकती है, जो यूट्यूबर्स के बीच में पेड प्रमोशन से चर्चा बनी रह सकती है। चर्चा बनाए रखने के प्रशांत किशोर के पास तमाम तिकड़म है, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार वहां से आ रहे हैं, अगर वो प्रशांत किशोर की भीड़ उनको बूथ पर दिख रही है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि एनडीए से जो एनडीए के वोटर हैं जिनको विकल्प नहीं मिल रहा था, क्योंकि तेजस्वी जंगल राज का प्रतीक हो रहे थे उनके लिए, तो उनके पास पीके का एक विकल्प है। और ये बड़ी सुंदर बात हो जाएगी महागठबंधन के लिए अगर पीके इस चुनाव को त्रिकोणीय कर ले जाएंगे, क्योंकि जब जब चुनाव त्रिकोणीय हो जाता है तब तब वहां पर विपक्ष को एडवांटेज मिलता है। ये बात विगत चुनाव में हम देख चुके हैं। बिल्कुल, बात आप कुंदन करते चलिए। एक बात होता है कुंदन प्रशांत किशोर का वोटर है, ये तो बात है। नहीं नहीं ये मैं बात- ये तो ये अमीश जी कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं, वो ठीक है, मैं वो भी कुछ नहीं कर रहा। ठीक हाँ, है। ठीक है। अब हम मैं इस पे ही कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कैंपेन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश लीडर बनाया है। ये चुनाव वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं। उस अभी तक जो मैं जितना जान रहा हूँ प्रशांत किशोर अभी तक कोई इतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं आए हैं कि वो चुनाव को पलटने की क्षमता रखते हैं। वो एज अ लीडर एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। सिर्फ उनको बिहार में उन्होंने ये जनवा दिया है कि मैं एक विकल्प हूँ, मैं लीडर हूँ, लेकिन अभी वो वोट में कन्वर्ट कितना हो पाएगा ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। जनता उसी को वोट देगी जो जीत रहा होगा। अभी तक वो इस मुख्यमंत्री बनने की पोजीशन पे बिल्कुल भी नहीं है, ना वो इतनी पोजीशन पे हैं कि वो कहीं सरकार फंसेगी तो वो सरकार बनवाने की क्षमता रखेंगे। उन दोनों क्षमताओं में वो अभी तक जो सिनेरियो है फर्स्ट फेज में कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, वोट देखो उन्होंने कैंपेन किया है, उनके भी लोग होंगे, उनके कार्यकर्ता होंगे, हो सकता है वोट पड़े, लेकिन कितना पड़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इतना परसेंटेज नहीं पड़ेगा कि वो सरकार पलट देंगे या फिर वो त्रिकोणीय फाइट ले आएंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अभी तक कहीं भी ऐसा इतनी तादाद में इतने बड़ी संख्याओं में कहीं देखने को मिला। हाँ ठीक है, वो मीडिया रिपोर्ट्स में बने हुए हैं, ठीक है, बने रहने दो। लेकिन इस बीच एक और खास बात ये बता दें कि वो राहुल गांधी की चर्चा थोड़ी कम है इस चुनाव में। ठीक है, राहुल गांधी की चर्चा कम है, लेकिन मैं इसमें एक ये बात मैं ऐड ऑन करता हूं, चूंकि बाकी लोगों ने भी बहुत सबने अपनी बात रखी, मैं अंत में रखूंगा। लेकिन एक बात जो मैंने भी बातचीत में हासिल की वहां के लोगों से, उन्होंने कहा कि दलित वोटों में बिखराव हुआ है, दोनों पक्षों में गया है। और ये बात अब राहुल गांधी की वजह से गया है, वो एक व्यक्ति और छूट गए, शायद मोहन जी भूल गए होंगे, IP गुप्ता जो कि ताती ततवा समाज के नेता के तौर पर एक अलग किस्म का इम्पैक्ट ले आए हैं, वो भी महागठबंधन में है। VIP ने क्या किया है, क्या निषाद मल्ला एकजुट हुआ है। तो रूपक जी, आपको क्या लग रहा है कि सारी बात तो आप बड़े लेकिन जो वोटर डिसाइड कर रहा है, मतलब कि एक तरफ अगर आप बांट दें MY को और दूसरी तरफ BJP के और नीतीश कुमार के वोटर में, तो शायद दलित ही वोटर ये तय करेगा कि बिहार में कौन बनेगा, अगर आप पुराने अर्थमेटिक के हिसाब से देख रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं आप? आखिरी टिप्पणी आपकी। ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया ना, उसकी बड़ी कोई क्लैरिटी नहीं है। और हम सब लोगों ने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और ये मानते हैं कि हर चुनाव में ना हर पक्ष के पास
एक अलग कुछ यूनिकनेस, एक वो नया नारा, नए मुद्दे होने चाहिए। वो ना महागठबंधन की तरफ था और वो ना एनडीए की तरफ था। एनडीए के पास कहने के लिए आरजेडी का जंगल राज और तेजस्वी यादव के पास कहने के लिए नौकरियां। एक नयापन प्रशांत किशोर लेके आए जो कि नए खिलाड़ी हैं। देखिए अभी भी इस चुनाव को जातियों के आधार पर हो सकता है वोट पड़ रहे होंगे, लेकिन ये कम से कम धर्म से तो दूर रहा चुनाव है। मैं प्रशांत किशोर की एक बात जो उन्होंने वोटिंग परसेंटेज को लेकर कही है ना, वो हो सकता है कि उनकी एक बाइस्ड ओपिनियन हो सकती है, क्योंकि वो एक खुद भी हाँ उनकी एक ओपिनियन हो सकती है। लेकिन जो उन्होंने जो इतनी जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका उन्होंने जो इशारा किया है कि ये सरकार बदलने के लिए इतनी बम्पर वोटिंग हुई है। हो सकता है कि ये 14 तारीख को ही पता चलेगा और सारे सवालों के जवाब जो है 14 को ही पता चलने वाले हैं। लेकिन एक बात तय है कि जिन चुनावों में बदलाव की बात होती है, चाहे दिल्ली में की बात हो या जिन राज्यों में भी बदलाव की बात होती है ना, वहाँ एक सत्ता के विरोधी लहर एक नेचुरल पॉलिटिकल फेनोमेनन माना जाता रहा है कि वहाँ सरकार बदलने के लिए लोग सामने आए हैं। एजेंडा तो किसी ने कुछ ऐसा रखा नहीं है कि नीति एनडीए की तरफ से 10,000 के अलावा और आप बता दीजिए कि कोई बड़ा कोई रोड मैप रखा गया। तेजस्वी यादव 2020 में नौकरियों का मुद्दा खर्च कर चुके हैं और प्रशांत किशोर को मान ही लिया गया है कि वो सीएम के दावेदार नहीं है, उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। 8-10% वोट ले आए तो वो एक प्लेयर बन सकते हैं। सीटें कितनी जीतेंगे अभी भी इसको कोई गारंटी जो है वो नहीं दी जा रही है। बिल्कुल। तो जब हम ये बात कर रहे हैं चुनाव की और बात जिस तरीके से हो रही किसने किसको वोट किया, एक बहुत अच्छा किस्सा मुझे याद आया एक उपन्यास का कि उसमें एक व्यक्ति घास छील रहा होता है, उससे प्रधानी के चुनाव में एक व्यक्ति आकर कहता है कि भैया वोट हमको दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि बाबू साहब हम का वोटवा का अचार डालेंगे, आप ही ले लीजिएगा। दूसरा आया, उसको भी उसने सेम जवाब दिया कि क्या वोट का अचार डालेंगे, वोट आप ही ले लीजिएगा। तीसरा आया, उसने कहा कि क्या वोट देंगे, बोले क्या करेंगे, वोट का अचार डालेंगे, आप ही ले लीजिएगा। और चुनाव के दिन वो दारू पी के सो गया। तो ऐसे भी वोटर इस समाज में हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा है कि समाज सो गया है। खासकर मतदाता ने जाकर लाइन लगाकर वोट किया है। क्या जाति के नाम पर वोट किया है, क्या बदलाव के नाम पर वोट किया है, क्या सरकार बचाने के लिए वोट किया है, क्या अपने अस्तित्व के लिए वोट किया है, क्या जंगल राज के लिए वोट किया है या सरकारी नौकरी के लिए वोट किया है, ये सब कुछ जवाब 14 को मिलेगा। लेकिन बहुत सारा इंसाइट आपको इस चर्चा में मिल गई होगी। तो फिलहाल बिहार चुनाव समेत तमाम चर्चाओं और तमाम इंसाइट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक। नमस्कार।